नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एपिसोड 3 में क्वाड्रेटिक फंक्शन के। ठीक है ना, जो हमारा खुद फंक्शंस के अंदर आता है, जो कि हमारा खुद कोर्स ऑफ नर्व्स के अंदर आता है। ये वो कोर्स है जो कि हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के लिए चला रखा है। मैं रेहान हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं इस एक अनोखे से सफर में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है। मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कराया था। ऐसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसका मैंने जो है वो इक्वेशन भी बना के दिखाई थी। y इक्वल्स टू a2x² प्लस a1x प्लस a0। इसकी डिग्री बोलो, इसकी डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ x। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 2 है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, यानी कि ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है ना। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाननी हो क्या होती है, तो इसको क्या रख दो, 0 रख दो। मैंने बोला था इक्वेशन वाले लेक्चर में, मैंने चीज बता रखी है, किसी भी फंक्शन को 0 से इक्वेट करना ही उस फंक्शन की इक्वेशन कहलाती है, उसी फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन कहलाती है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है कि a2 a1 a0 ये लिखना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो इसका क्या हल निकालें। इसका हल ये निकाला कि आप क्या करो, इनको रिप्लेस कर दो a b और c से। ठीक है ना, तो जो मैथमेटिशियंस थे वो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर आप इस a को तो जानते ही होगे, क्योंकि ये पूरे फंक्शन को लीड कर रहा है, तो ये कहलाता है लीडिंग लीडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझ गए ना। हाँ, और ये बी और सी जो होते हैं, ये इनका भी अपना अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना। हाँ, हर एक टर्म का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त। अब अगर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन वाला लेक्चर याद है, तो हमने क्या किया था, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ बनाने। याद है ना, याद है ना। इसके अंदर भी हम सेम चीज करने वाले हैं भैया, इसके अंदर भी हम सेम चीज करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं, डेंटेन ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला having axis parallel to y axis tangent at vertex parallel to x axis। अरे समझ में नहीं आया भाई साहब, समझ में नहीं आया सर। ठीक है ना, क्या करें क्या करें। मैंने कहा अरे छोड़ो यार, वापस आके पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए छोड़ दो, अभी मैं समझाऊंगा उसके बाद वापस आके पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, फिर मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ भी बनाने सिखाए थे। तो मैंने बताया था अगर डिग्री 2 है तो टर्न्स कितने होंगे, टर्न्स हमेशा होते हैं n-1। तो इसके टर्न्स हो जाएंगे 2 - 1 बोले तो 1, एक टर्न। अब एक टर्न में या तो ग्राफ ऐसे मुड़ेगा या फिर ग्राफ ऐसे मुड़ेगा। अच्छा, ऐसे कब मुड़ेगा, जब ए पॉजिटिव होगा। ऐसे कब मुड़ेगा, जब ए नेगेटिव होगा। मैंने कहा हाँ सर, ऐसा तो आपने बताया, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। मैंने कहा हाँ 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 बेटा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। अब जैसे ऐसे ऐसे फिगर्स को रेक्टेंगल कहते हैं, ऐसे फिगर को सर्कल कहते हैं, वैसे ही ऐसे फिगर्स को पैराबोला कहते हैं। वैसे ही ऐसे फिगर्स को क्या कहते हैं बेटा, पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ठीक है। अब समझदार बच्चे ने मेरे से पूछा कि पैराबोला क्या होता है सर। मैंने कहा पैराबोलाज ऐसे पॉइंट्स के लोकस होते हैं, ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनकी एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इक्वल होती है। नहीं, समझदार बच्चा तो समझा ही नहीं। मैंने कहा सर लोकस क्या होता है, सर लोकस क्या होता है। मैंने कहा अरे तूने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा। मैंने बताया था कि लोकस आपका होता है, लोकस होता है पाथ ऑफ पार्टिकल। लोकस होता है पाथ ऑफ पार्टिकल। मान लिया कि मेरा स्कूल ये रहा और मेरा घर ये रहा। अगर मैं स्कूल से घर तक इस रास्ते से आता हूँ, तो ये जो मेरा पाथ है, ये मेरा लोकस हो जाएगा ट्रेवलिंग का। ठीक है ना, ये मेरा लोकस हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे पॉइंट्स का लोकस, ठीक है ना, जिनकी एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इक्वल होती है। देखो ये दोनों डिस्टेंस जब इक्वल हो जाती हैं, तो ऐसे पॉइंट जिस डायरेक्शन में, ऐसे पॉइंट जिस पाथ में घूमेंगे, ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला बोलते हैं। अब 4 तरह के पैराबोला होते हैं बेसिकली। राइट हैंड पैराबोला होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अच्छा ध्यान से देखिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इनका ग्राफ बनाएंगे तमीज से, और अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से देखेंगे, तो देखो ये तो वर्टिकल लाइन को, हमारी वर्टिकल लाइन को भाई साहब इसने 2 बार कट कर दिया। ऐसे के इतनी मत ले, तुझे हम फंक्शन ही नहीं होने देंगे, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये भी फंक्शन नहीं है, पर ये दोनों फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शन है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से देख लेना। अगर आपको पता नहीं है वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, तो आप मेरा लेक्चर 4 देखिए, जो कि मेरा फंक्शन का एपिसोड 1 है।
एडवांस फंक्शन का लेक्चर है ना, उसमें मैंने समझा रखा है कि क्या चीज होती है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो हम सबसे पहले अब समझते हैं कि अपवर्ड पैराबोला क्या होता है और डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा अपवर्ड पैराबोला क्या होता है ना। अपवर्ड पैराबोला, अरे बहुत ही आसान चीज। अपवर्ड पैराबोला एक ऐसा पैराबोला जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मुंह खोलता है अपना, सिंपल, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड पैराबोला एक चीज होती है। अच्छा, अब लोग बताते नहीं है कि हमने स्टैंडर्ड पैराबोला फिक्स क्यों किए। क्योंकि हमारे पास चार स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, जिनकी जो वर्टेक्स होती है वो 0,0 होती है। ये हमारे स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं। पर स्टैंडर्ड पैराबोला फिक्स करने की जरूरत क्या पड़ी? मैंने कहा देखो एक चीज समझा देता हूँ धीरे से, बिल्कुल एक छोटी चीज समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। ऐसे पॉइंट्स का लोकस, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी पड़ जाती कभी, तो मैं कहता कि अगर मेरा ये फिक्स पॉइंट जो होता है, अच्छा मैं बता देता हूँ, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं और इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं पैराबोला की, ठीक है ना। इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है, इस फिक्स पॉइंट को फोकस कहा जाता है। फोकस मान लिया मैंने कह दिया कि अल्फा कॉमा बीटा है और मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आपको पता होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाँ, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज ले ली। अब मुझे क्या है, एक जनरल पॉइंट लेना है पैराबोला के ऊपर। पैराबोला के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। इसको s मान लेता हूँ, इसको m मान लेता हूँ, तो ps बराबर pm होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ps निकाल देता हूँ। ps मुझे निकालनी आती है अंडर रूट का x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सर ये क्या लगा दिया? मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला है, कुछ नहीं है ना। और देखो, अगर तुमने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो तुमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि इसका होता है कि भाई ये पॉइंट जो है ये आप लाइन के अंदर डाल दीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये एक अच्छी इक्वेशन है? क्या ये एक अच्छी इक्वेशन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये एक अच्छी इक्वेशन है एक्स और वाई के अंदर? नहीं है, ये एक अच्छी इक्वेशन नहीं है भाई, ठीक है। और इस इक्वेशन में अगर तुम लगाने लग जाओगे थोड़ी बहुत चीजें, तो फंस जाओगे बहुत ही गंदा, बहुत ही ज्यादा गंदा फंस जाओगे। इसलिए हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए कि हमारे पास चार स्टैंडर्ड पैराबोला है और इनसे हम दूसरे पैराबोला आराम से बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास देखो स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं भाई। ओरिजिन शिफ्टिंग का कंसेप्ट होता है और रोटेशन ऑफ एक्सिस का कंसेप्ट होता है। मान लिया आपको ऐसा कोई पैराबोला चाहिए तो आप रोटेशन ऑफ एक्सिस से निकलवा सकते हो, और आपको मान लिया कि वर्टेक्स शिफ्ट करानी है तो ओरिजिन शिफ्टिंग से करा सकते हो, है ना। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट होते हैं, तो इस हिसाब से हमें ग्राफ बनाने में आसान पड़ जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए हमने क्या, चार स्टैंडर्ड पैराबोला फिक्स कर लिए। तो हमारा जो एक पहला जो मतलब वैसे पहले और दूसरे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, वो हम नहीं पढ़ रहे। हम पहला अपवर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं। इसकी इक्वेशन सुन लो। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है ना। इसके अंदर ध्यान से सुनना, इसका फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है ना। फोकस इसका होता है 0,a और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ होती है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, क्योंकि देखो ps बराबर pm होना चाहिए, क्योंकि ये वर्टेक्स वर्टेक्स इसकी 0,0 होती है। इस चीज को वर्टेक्स बोलते हैं, बता दूं, इस चीज को वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा इस चीज को फोकस बोलते हैं, इस चीज को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान से देखो, तो वर्टेक्स और इसके बीच की क्या डिस्टेंस है? मैंने कहा ए। और ध्यान से अगर मैंने मेरी बात तुमने सुनी है तो मैंने बोला था ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होती है। यानी कि ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए, ये और ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस भी ए होनी चाहिए। यानी कि ये इक्वेशन जो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस ए। क्या ये समझ में आया कि y इक्वल्स टू माइनस ए कैसे हुई? ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0 कॉमा माइनस ए, क्योंकि ये नीचे है x एक्सिस के। और अगर हम सोचेंगे तो क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो y इक्वल्स टू c तरह की लाइन होगी, और ये 0 कॉमा माइनस ए इसके अंदर सेटिस्फाई करा दो तो c की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, उससे भी पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज को, जो कि फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, इसको एक्सिस कहा जाता है। और ये जो टेंजेंट होता है वर्टेक्स के ऊपर, इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। और डबल ऑर्डिनेट क्या होता है कि डबल ऑर्डिनेट अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी कि ऐसी लाइंस क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर जो हो उसके, ये डबल ऑर्डिनेट्स कहलाएंगी। और एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि हमारा फोकस से पास होता है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि हमारा फोकस से पास होता है, ऐसे डबल ऑर्डिनेट को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। और जितनी जितनी लेंथ, भाई जितना जितना पार्ट इसके अंदर कंटेन हो जाता है पैराबोला के अंदर,
इतने इतने पार्ट की लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। एल ओ एल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये लेंथ जो होती है वो ये 4a होती है। y का कोफिशिएंट व्हेन x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तब हमारा जो y का कोफिशिएंट होगा वही हमारी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगी। क्या आप मेरी बात को समझ गए? तो दोबारा एक बार अपवर्ड पैराबोला की थोड़ी फंक्शनैलिटीज लिख लेते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं इसका। बताओ इसकी वर्टेक्स क्या होती है? वर्टेक्स होती है 0,0। अच्छा इसकी एक्सिस बता दो। इसकी एक्सिस होती है ये एक्सिस तो हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होती है क्योंकि वाई एक्सिस पे सारे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। और हमारे इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स बता दो भाई मुझे। टेंजेंट एट वर्टेक्स y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। और ध्यान से देखो इसका फोकस क्या हो जाएगा? फोकस इसका हो जाएगा 0,a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू -a। अच्छा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताओ। सबसे पहले तो इक्वेशन बता दो। अच्छा इक्वेशन इसकी होती है सर y x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है ना। और इसका जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है वो y का कोफिशिएंट होता है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है तो y का कोफिशिएंट इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगी। समझे इतनी बात को? अगर आप इतनी बात को समझ गए तो अब हम समझते हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला क्या चीज होती है ना। डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में सीख लेते हैं थोड़ा। डाउनवर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है उसकी तरह एग्जैक्टली सेम है। आपने क्या करा? आपका फोकस अब इधर आ जाएगा, आपकी डायरेक्ट्रिक्स उधर चली जाएगी, यानी कि आपने 180 डिग्री एक्स एक्सिस के अबाउट उस पूरे ग्राफ को घुमा दिया, ठीक है ना। तो आपका ये ग्राफ बन गया। तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस का, ठीक है ना, जबकि अपवर्ड पैराबोला की प्लस का 4ay होती थी। अच्छा इसके अंदर भी सेम चीजें होती हैं भाई, वर्टेक्स 0,0। अच्छा फोकस जो हो जाएगा इस बार वो क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो ये 0,-a। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है y इक्वल्स टू a हो जाएगी। अच्छा ये डिस्टेंस अभी भी a है और ये डिस्टेंस अभी भी a है और आपके लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या है? 4a। क्या होती है? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज y का कोफिशिएंट व्हेन x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, ठीक है ना। ऐसे करके आपकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी आ गई। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दीजिए भाई। वर्टेक्स क्या है इसकी? मैंने कहा 0,0 है। और भैया इसकी एक्सिस क्या है? मैंने कहा एक्सिस है इसकी आपकी वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। आप इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स बताइए। टेंजेंट एट वर्टेक्स इसका है x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। इसी तरह आपका जो फोकस है, फोकस इसका हो जाएगा 0,-a। डायरेक्ट्रिक्स इसकी हो जाएगी y इक्वल्स टू a और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसकी हो जाएगी 4a, है ना। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज ऑलवेज, मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ भैया, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज ऑलवेज y का कोफिशिएंट व्हेन x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, ठीक है ना। सिंपल बात, खत्म बात, बिल्कुल सिंपल है बात। अब हम समझते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर ये वर्टेक्स कुछ और होके कुछ और हो जाए। अभी तो ये 0,0 है, अगर कुछ और हो जाती h, k हो जाती भाई तो h, k से क्या ही फर्क पड़ जाता? मैंने कहा देखो फर्क पड़ता भाई, फर्क पड़ता क्योंकि आपने पूरे ग्राफ को उठा के कहीं और रख दिया है, ठीक है ना। ये भाई साहब अभी 0,0 पे पड़े थे, अभी आपने इनको घुमा के h, k पे रख दिया है, तो ये कैसे इक्वेशन कैसे सेम हो जाएगी? तो मैंने कहा यार सर कोई तो ऐसा कंसेप्ट बताओ, इजी ट्रिक बताओ। मैंने कहा हाँ इजी ट्रिक है मेरे पास, मैं लाया हूँ ना भाई, तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट, है ना। इसके अंदर क्या किया हमने? अब क्योंकि हमें ये पता है कि जब हमारी वर्टेक्स जो है ओरिजिन होती है तब हमारा अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और जब हमारी ओरिजिन वर्टेक्स होती है तब हमारी डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि आपने क्या किया, आपको पता है ये ओरिजिन पे कैसा ग्राफ है? मैंने कहा हाँ हमें पता है ओरिजिन पे कैसा ग्राफ है। आप क्या करो कि ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है इसको आप ओरिजिन मान लो। अच्छा इसको ओरिजिन कैसे मान ले सर? इसको कैसे मान ले ओरिजिन? मैंने कहा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो ओरिजिन मानने का कंसेप्ट ही है, चलो हम इतना डीप नहीं जाते। हम क्या करते हैं बेसिकली, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब भी आपकी वर्टेक्स h, k होगी तब आप x को x माइनस एच से रिप्लेस कर दो और y को y माइनस k से रिप्लेस कर दो। कि सर कहाँ पे? मैंने कहा एवरीवेयर इन द फंक्शन, एवरीवेयर इन द फंक्शन, एवरीवेयर इन द फंक्शन, हर चीज इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ये कंसेप्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का, कि भाई आपकी अगर ओरिजिन जो है आपने h, k पे शिफ्ट करी है। मैंने कहा हाँ सर करिए करिए करिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हर जगह फंक्शन के अंदर x में x माइनस एच रख दो और y में y माइनस के रख दो, यानी कि अब आपकी नई इक्वेशंस बन जाएंगी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a
वाई माइनस के। मैंने कहा सर आपने यहाँ क्यों रखी, मैंने कहा एवरीवेयर इन द फंक्शन रखनी है तो फंक्शन में तो रखूंगा ही ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे और इस ये डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई माइनस के। अब जो एक शरारती बच्चा है वो यहाँ पे कहेगा सर आपने कहा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है, पर हमें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन ये पढ़ाई है आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू ये पढ़ाई है, और आप बोल रहे हो कि कोई भी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई होता है। तो सर आपकी बात माने कैसे, ये देखो दोनों तो एक जैसी नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, तेरी नजर में खोट है, तेरी नजर में खोट है, ध्यान से देख, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, ध्यान से देख, इसके अंदर भी वाई की डिग्री वन है, इसके अंदर भी वाई की डिग्री वन है। पर फिर तूने पूछा कि सर पर ये एक्स वाली टर्म भी तो है इसके अंदर कहाँ है। अबे मैंने कहा ये देख, मैंने तुझे बताया है ना, एक्स माइनस एच को जब खोलेगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर को जब खोलेगा तो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस का टू एक्स एच। ये देख आ गई ना एक्स वाली टर्म। तो सर आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन में किस तरह से डिड्यूस कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा इसीलिए तो मैं हूं यहाँ पे, मैं बताऊंगा। तो चलो एकदम से एक खचैक, ये देखो स्टार्ट करते हैं ना, डिड्यूसिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन टू जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ध्यान से देखिए, क्या आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो इक्वेशन होता था वो होता था y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने कहा हाँ सर होता था। और क्या हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसकी वर्टेक्स h कॉमा के होती है उसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर फोर ए वाई माइनस के। ये कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है h कॉमा के। अगर डाउनवर्ड के लिए यहाँ माइनस लग जाएगा सर, तो प्लस माइनस है ना, यही जनरल फॉर्मेट होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला का। मैंने कहा हाँ सर यही होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, ध्यान से देखो, मुझे x वाला टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये चीज मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनानी पड़ेगी, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इधर इधर वाली साइड परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे a कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a कॉमन लेने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए। अब अगर आपको याद है तो आपको ये भी याद होगा कि x प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता था, x प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड। यानी कि ये कह रहा है अगर आपको x प्लस जेड का होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होना चाहिए जो कि है भी, और x का कोफिशिएंट टू जेड होना चाहिए। मैंने कहा टू जेड तो नहीं है, तो देखो टू जेड बना लेते हैं, टू जेड इक्वल्स टू बी बाई ए रखेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी b बाई टू ए, ठीक है ना। ये आ गई भैया, ये आ गई। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ये जेड स्क्वायर होना चाहिए, हमारे पास जेड स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं जेड स्क्वायर की एडिशन जेड स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे y इक्वल्स टू बन जाएगा a, ब्रैकेट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स। ये देखो ये लिखा हुआ है टू जेड एक्स लिखा हुआ है, टू जेड एक्स लिखा हुआ है। अच्छा प्लस का जेड का स्क्वायर यानी कि बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और प्लस सी बाई ए अलग था हमारा, और माइनस का बी बाई टू ए का होल स्क्वायर अलग आएगा जो कि बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो इतनी इतनी चीज जो है हमारी वो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बन चुकी है, क्योंकि z की वैल्यू क्या है b बाई टू है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे तो हमारा y है, y इक्वल्स टू ए इंटू यहाँ बन चुका है, यहाँ क्या बन गया है, यहाँ बन गया है x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ बन गया है x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बच गया सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। ध्यान से देखो इधर इधर का एलसीएम ले लोगे, इधर इधर का एलसीएम आएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। ध्यान से देख लो यही आएगा भैया, यही आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा हाँ यही आएगा। ध्यान से देखो मैं यहाँ ए की अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ए के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर था नीचे, ए कट जाएगा तो ये नीचे बच जाएगा सिर्फ फोर ए, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये भाई साहब जो है ये भाई साहब इधर चले जाएंगे, क्योंकि x वाली टर्म एक साइड रखनी है हमने। अगर आपको याद है तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है भैया, यही होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई माइनस के। तो हमें y y वालों को एक साइड करना है, x x वालों को एक साइड रखना है, तो ये एक साइड रख लिया और बाकी सबको उधर की साइड कर दिया, तो ये हो जाएगा y माइनस, अच्छा माइनस की जगह इसको प्लस में ही लिख लेता हूँ, ये वाली चीज उल्टी कर देता हूँ, ये वाली चीज उल्टी करूंगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए, और इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का
होल स्क्वायर। अब क्या है ना कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बार बार लिखना पड़ रहा है। चलो इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कुछ और वेरिएबल कह देते हैं। क्या कहें, क्या कहें, ए कहें? नहीं, ए तो यूज कर लिया, बी भी यूज कर लिया, सी भी यूज कर लिया, चलो डी कह देते हैं, डी। ठीक है ना। अब ये छोटा ख्याल है। ये क्या है? ये एक छोटा ख्याल है जो आगे चल के और बहुत बड़ी बात बन जाता है। इस पूरी चीज को डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट किस काम आता है? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट काम आता है नेचर का ग्राफ बताने के लिए। नेचर का ग्राफ बताता है ये। क्या बताता है? नेचर का ग्राफ बताता है, नेचर का ग्राफ। अरे मैं कहा, सर समझदार बच्चा कहेगा सर सर ग्राफ का नेचर होता है, नेचर का ग्राफ नहीं होता। मैंने कहा नहीं नहीं, ये टेनेट जोक हो गया, टेनेट जोक। टेनेट देखिए किसी ने? हाँ, ये टेनेट जोक हो गया भैया, उल्टा जोक हो गया ना। चलो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर ये एक्स एक्स वालों को एक साइड रख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये वन बाई ए इधर आ जाए तो वन बाई ए इंटू वाई प्लस डी बाई फोर ए। ध्यान से देखो, ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारा था, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या था? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो डेराइव हो गया है। ठीक है ना, पूरा डिड्यूस हो गया है एक जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। ये एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, समझ रहे हो ना भैया? बहुत ही सिंपल है। देखो ये बन गया, देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाली टर्म है ये, और इंटू वाई माइनस के। तो यहाँ पे देखो माइनस एच की वैल्यू क्या हो गई? माइनस एच की वैल्यू हो गई भैया बी बाई टू ए। ठीक है ना, देख पा रहे हो ना भैया? माइनस एच, ये माइनस एच है, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इससे कंपेयर किया तो माइनस एच की वैल्यू हो गई बी बाई टू ए, और हमारी जो माइनस के की वैल्यू हो गई वो हो गई डी बाई फोर ए। तो हमारा एच क्या हो गया? एच हो गया बी बाई टू ए माइनस का, और के हमारा हो गया माइनस का डी बाई फोर ए। ध्यान से अगर सोचो आप, तो ये इक्वेशन इस तरह की है कि एक्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई ए इंटू वाई प्लस डी बाई फोर ए। तो इसके अंदर से h कोमा के क्या होते थे? देखो इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, किससे? x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई माइनस के से, इससे कंपेयर कर रहा हूँ। जिसके अंदर जो फोर ए है वो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती थी, तो इसके अंदर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगी वन बाई ए। वन बाई ए इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगी। अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। चलो अभी चलो कर लेते हैं, चलो कर ही लेंगे। ठीक है ना, अभी अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। ध्यान से देखो h कोमा के पे अगर हम इंटरेस्टेड हैं, h कोमा के क्या होती थी? हमारी वर्टेक्स होती थी। ऐसे पैराबोला की वर्टेक्स होती थी, याद हो तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से निकालते थे। ठीक है ना। हाँ, ये वर्टेक्स होती थी एच कॉमा के। इसके अंदर क्या हो जाएगी? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, जहां पे डी जो है वो खुद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। ये हमारी क्या होती है? वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये जो भी हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, मैंने आपको बताया है क्वाड्रेटिक फंक्शन के दो ही तरह के ग्राफ पॉसिबल होते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। देखो इसकी वर्टेक्स ये हो गई और इसकी वर्टेक्स ये हो गई। इस केस में भी ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होगी, और इस केस में भी ये चीज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होगी। बिल्कुल हाँ, रगो रगो से रटा होना चाहिए ये तो, कि वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा कहेंगे वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, ये हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है, जहाँ पे डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डी क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अभी बताऊंगा भैया, अभी बताऊंगा। डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से निकाला जाता है। तो ये चीज बिल्कुल रगो रगो से रटी होनी चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है जब ए पॉजिटिव होता है, और इस तरह का होता है जब ए नेगेटिव होता है। इस शेप को जो है पैराबोला कहा जाता है, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। अच्छा, ये पैराबोला जो है ये अपवर्ड पैराबोला है, ये पैराबोला जो है डाउनवर्ड पैराबोला है। ये वर्टेक्स होती है, इस चीज को वर्टेक्स बोला जाता है। अच्छा, इस चीज को एक्सिस बोला जाता है, इस चीज को टेंजेंट एट वर्टेक्स बोला जाता है, इस चीज को एक्सिस बोला जाता है, इस चीज को टेंजेंट एट वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर ये वर्टेक्स जो होती है ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होती है, और इसके अंदर भी ये चीज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होती है। और याद हो तो इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होती है? वन अपॉन ए। ठीक है ना, बिल्कुल। ये भैया पीएचडी कर ली इसके अंदर, हमने पीएचडी कर ली, कंप्लीट हो गई आपकी पीएचडी। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज पढ़ते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्वांटिटी दैट टेल्स द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
रूट्स भैया, जब भी रूट्स की बात आती है ना, मेरे को तो एक ही ख्याल आता है कि रूट्स तो इक्वेशन के होते हैं। रूट्स किसके होते हैं? इक्वेशन के होते हैं। और हमें तो फंक्शन पता है। हमें तो फंक्शन पता है कि नहीं पता? क्या कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें पता है। और सर ने एक बार जब इक्वेशंस पढ़ाई थी तब उन्होंने बताया था कि इक्वेटिंग एनीथिंग टू जीरो इज नोन एज इक्वेशन। यानी कि देखो, इसके अंदर y की वैल्यू को जीरो रखना, यही इक्वेशन कहलाता है। और इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज क्या कहलाती हैं? रूट्स कहलाती हैं। किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखो, सर ने एक चीज बताई थी कि यहाँ पे y को जीरो रखना है, पर हमने तो अभी पढ़ा कि ये इक्वेशन सेम टू सेम है किसके? x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a y प्लस डी बाई 4a के। ये तो सेम टू सेम है, क्योंकि ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर बना के ही तो निकाली गई है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। तो सर, अगर मैं इसके अंदर y की वैल्यू जीरो रख के रूट्स निकालता हूँ x की वैल्यूज को, तो क्या सर मैं इसके अंदर भी y को जीरो रख के रूट्स निकाल सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बेटा, निकाल सकता है। अरे यार, नहीं आया तुम्हें समझ में भाई? तुम्हारे तो है ना होश ही उड़ गए, होश ही उड़ गए। कैसे? क्यों कर सकता हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखो, ये दोनों सेम इक्वेशन है, तो इनके रूट्स भी सेम होंगे, इनकी हर चीज सेम होगी। इन दोनों की शक्ल थोड़ी बहुत मिलती जुलती नहीं है भले ही, पर देखो दोनों सेम इक्वेशंस हैं, क्योंकि इससे ही ये निकाला है भैया। अगर आपको नहीं समझ में आया कि इससे कैसे निकाला है, तो बिल्कुल हाँ, आप बैक करो वीडियो को और देखो कि कैसे निकाला है। ठीक है, इसी से निकाला है। तो क्या इसके अंदर y रखूं तो भी सेम चीज है? मैंने कहा हाँ, हाँ बिल्कुल, y को जीरो रखने पर x की वैल्यूज जो होती हैं वही रूट्स कहलाती हैं। तो मैंने क्या किया, y को जीरो रख दिया, तो ये हो गया x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये y को जीरो रखोगे तो ये d बाई फोर ए स्क्वायर बन जाएगा। तो d बाई फोर ए स्क्वायर ये बन चुका है भाई साहब। जब हम दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो देखो, इस साइड आ जाएगा, इस साइड बन जाएगा रूट d बाई टू ए। ठीक है ना? और इस साइड जो बनेगा, हाँ बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? अरे यार, यहाँ चमक गए, यहाँ चमक गए भाई साहब, यहाँ चमक गए। क्यों? क्यों सर, क्यों चमक गए हम? मैंने कहा देखो, क्या यहाँ पे x प्लस बी बाई टू ए बनेगा? क्या यहाँ पे x प्लस बी बाई टू ए बनेगा? मैंने कहा नहीं बनेगा। तुम भूल चुके हो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। मैंने अभी, है ना, हर लेक्चर में ये बात बता रहा हूँ कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। याद क्यों नहीं कर लेते? याद क्यों नहीं कर लेते भाई? पकड़ पकड़ के मारूंगा घर में से, ठीक है ना? हाँ, देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है। तो ये मॉड लगाओगे, मॉड लगाओगे। अब ये मॉड कैसे खुलेगा कि भाई, जब ये वाली अंदर वाली चीज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, अंदर वाली चीज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव खुलेगा। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही तो खुलेगा। तो देखो, ये सेम चीज है कि मैं अगर ऐसा भी लिख दूं, एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। क्यों क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो, इस प्लस माइनस को, यहाँ मॉड था, अगर ये मॉड हटेगा, अगर ये मॉड हटेगा, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा सकता हूँ। तो देखो, यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं, एक ही तो बात है। हैं, अलग अलग बात है क्या? मैंने कहा नहीं, अलग अलग बात नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लगाऊं या फिर वहां पे लगाऊं, तो एक ही बात है। तो मैं यहीं लगा देता हूँ प्लस माइनस। ठीक है? और फिर इसके अंदर से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू। ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे, टू ए आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। अच्छा, रूट डी क्या होता है? रूट डी खुद माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। क्या ये हमारे रूट्स हैं? क्या ये हमारे रूट्स हैं? मैंने कहा हाँ, ये रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये y इक्वल्स टू जीरो रख के निकाला है भैया हमने। जहाँ पे y, जिस जिस भी x की वैल्यू पर y की वैल्यू जीरो हो जाती है, उन्हीं को तो रूट्स कहते हैं उस इक्वेशन का। हाँ 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 सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आता है सर, आपको आता है? मैंने कहा बेटा, और भी चीज आती है। कि सर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है? मैंने कहा बेटा, मुझे ड्राइंग आती है, एक्टिंग आती है, वॉइस एक्टिंग आती है, हर चीज आती है मुझे, है ना? बिल्कुल हाँ। ये मैं भी जूनियर जॉन सीना हूँ भाई। बाजोनी सिंस होए। अरे ताऊ, जॉनी सिंस तो है, यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं, सेंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जोक्स अपार्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे रूट्स होते हैं किस इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होते हैं। ठीक है ना? और ये बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है। अगर आपको ये नहीं पता, तो अभी पता कर लीजिए। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू। ठीक है ना? कि सर ये तो एक ही है। आपने तो कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। मैंने कहा अबे मूर्ख, अबे पागल, अबे अंधे। मैंने कहा देख, यहाँ पे प्लस और माइनस अलग अलग हैं। एक रूट हमारा अल्फा होगा, जो कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू होगा। और एक रूट हमारा बीटा होगा, जो कि माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर, होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप।
तो क्या सर इसके अंदर हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकालो ना, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या आएगा? मैंने कहा सर माइनस बी बाई टू ए और प्लस रूट डी बाई टू ए ये रहा, और माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा। तो देखो ये दोनों तो कट गए, तो आंसर आया माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए तो माइनस टू बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो देखो ये तो है ना माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाँ एक्स स्क्वायर। और देखो अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो तमीज से इन दोनों को सॉल्व करना, तो ये आएगा तुम्हारा सी अपॉन ए। क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए। तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, तीन चार चीजें याद रखनी है बेसिकली। कौन कौन सी तीन चार चीजें सर? कि पहली बात, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होता है। जब ये अपवर्ड पैराबोला कब होता है? जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। डाउनवर्ड पैराबोला तब होता है जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। इस चीज को, इस पॉइंट को, बॉटम मोस्ट पॉइंट को, बॉटम मोस्ट या अपर मोस्ट पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ये होता है सर। हाँ मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, है ना। फिर मैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चलो इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्या इसको सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यूज ही रूट्स कहलाती है? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल कहलाती हैं। अच्छा इसकी एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं फॉर्मूले के हिसाब से? वो होती है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को प्यार से कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमने एक चीज देखी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है भैया? रूट्स हैं इस इक्वेशन के, है ना। एक तो प्लस से मिलेगा, एक माइनस से मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा ये चीज होती है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे माइनस बी बाई ए आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा सी बाई ए आता है। ये चीज आप याद रखना बस, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं रूट्स की थोड़ी सी, है ना, चर्चाएं देखते हैं आपस में। तो ध्यान से देखो हमारे रूट्स जो होते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए होते हैं। यही होता है ना। मैंने कहा अब आपको तो क्योंकि बचपन से रियल और डिफाइंड नंबर देखने की आदत है, तो आपको ये चीज रियल और डिफाइंड कब कब दिखेगी वो देख लेते हैं। पहली बात, डिफाइंड तब दिखती है जब नॉट डिफाइंड ना हो। अब नॉट डिफाइंड कब हो जाती है? नॉट डिफाइंड तब हो जाती है जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो ध्यान से देखो एक चीज फिक्स कर लो कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, बस इसके लिए ए जीरो ना हो जाए, ठीक है ना। एक चीज ये फिक्स रहती है। और जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाया होगा तो मैंने आपको ये बताया होगा कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये जो पूरा टर्म है ये हट जाएगा। ये हटते ही बची हुई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होगी, ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ए के जीरो होने से क्वाड्रेटिक अपना जो आइडेंटिटी है वो खो देगा, है ना, वो खो देगा। तो इसलिए ए तो जीरो हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको एक रियल नंबर चाहिए तो देखो ये चीज रियल है, मैंने कहा हाँ, ये चीज रियल है, मैंने कहा हाँ, पर ये चीज रियल है क्या हमेशा? मैंने कहा सर यहाँ पे फंस गए। यहाँ पे इसलिए फंस गए क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तभी ये रियल नंबर बनेगा, तभी ये रूट डी है ना। देखो जब ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव बैठेगी तभी तो इसके रूट वाली चीज रियल निकलेगी। वरना अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव हो गया तो हमारा रूट डी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर एक चीज इमेजिनरी तो पूरे रूट इमेजिनरी, पूरे रूट इमेजिनरी। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? मैंने कहा हाँ सर। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर सारी कहानी आके टिकती है कि डिस्क्रिमिनेंट बहुत बड़ी चीज है। डिस्क्रिमिनेंट या तो आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव कौन सा, ये वाला, और या फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो आपके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, रूट्स आर रियल। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो आपके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। समझ रहे हो ना। अब d इक्वल डी ग्रेटर, अच्छा इमेजिनरी की अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। d ग्रेटर देन इक्वल जीरो के अंदर दो केस बनते हैं कि पहली बात तो अगर d पॉजिटिव हो जाए प्रॉपरली या फिर d जीरो हो जाए। अच्छा अब क्योंकि d पॉजिटिव है तो आप ये चीज देख सकते हैं कि अगर d पॉजिटिव है तो अंडर रूट d एक फाइनाइट नंबर खुलना है, एक फाइनाइट नंबर खुलना है। मान लिया गामा खुल रहा है, मान लिया इसकी वैल्यू गामा आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रूट्स जो होंगे, हमारे रूट्स आ जाएंगे एक तो माइनस बी प्लस गामा बाई टू ए, और एक आ जाएगा माइनस गामा बाई टू ए। क्या आप ये बात समझ सकते हैं? मैंने कहा हाँ समझ सकते हैं सर, बहुत ही बढ़िया बात है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों नंबर हमेशा डिफरेंट होने वाले हैं। ये एक ही शर्त पर इक्वल हो सकते हैं, कब? जब गामा जो है जीरो हो जाएगा। वो भी एक केस देखेंगे, ठीक है ना। पर ध्यान से देखो क्या यहाँ पे डिफरेंट होने वाले हैं ये? मैंने कहा हाँ यस सर यस, है ना, बिल्कुल होने वाले हैं। चमक गया, बिल्कुल एकदम से चमक गया, है ना। हाँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स रियल हो सकते हैं, रियल होने एंड डिफरेंट रूट्स होने हैं। पर यहाँ पे देखो मैथ्स के अंदर डिफरेंट का एक अलग नाम है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं जब डी पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब डी जीरो होगा, जब डी जीरो होगा तो यहाँ पे ये वाली टर्म ही हट जाएगी। तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो आएंगे माइनस बी प्लस माइनस जीरो बाई टू ए। यानी कि एक आएगा माइनस बी प्लस जीरो बाई टू ए, और एक आएगा माइनस बी माइनस जीरो बाई टू ए। और ध्यान से देखिए ये दोनों सेम है, यानी कि इसके अंदर, इस केस के अंदर रियल तो आ रहे हैं रूट्स बट इक्वल रूट्स आ रहे हैं।
बट कौन से रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं। और जैसे ही हमें दिखता है कि रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, ट्वाइस है ना, 2 बार रिपीट हो रहे हैं रूट, तो एकदम से ख्याल आ जाता है कि हाँ, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करा होगा, यहाँ पे क्या करा होगा, टच करा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि जब डी पॉजिटिव होगा, डी प्रॉपर्ली पॉजिटिव होगा, तो आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और जब आपका डी जीरो होगा तो आपके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अब ये चीज देखी जा सकती है कि देखो आपके 3 केस हो चुके हैं, एक तो डी पॉजिटिव, एक डी इक्वल्स टू जीरो, और एक डी इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जब डी पॉजिटिव है तो इसके 2 रियल रूट्स हैं प्लस डिफरेंट भी हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट भी हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स भी हैं। एक तो रियल रूट्स हैं, एक डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सवाल आया कि सर क्योंकि ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और क्योंकि ये अलग अलग रूट्स हैं और क्योंकि 2 रियल रूट हैं, तो क्या ये 2 रियल रूट अगर हैं तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे बच्चे, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से निकलेगा, है ना। ये x इक्वल्स टू अल्फा होगा जो कि हमारा पहला रूट है, और ये x इक्वल्स टू बीटा होगा जो कि ये हमारा दूसरा रूट है। समझ गए। और ये केस कब होता है, जब a पॉजिटिव होता है। अच्छा, a नेगेटिव पे क्या होगा सर, a नेगेटिव पे ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ये अभी भी x इक्वल्स टू अल्फा होगा, ये अभी भी x इक्वल्स टू बीटा होगा। समझ गए, समझ गए बिल्कुल, ये ए नेगेटिव वाला केस है। अब देखते हैं सर डी इक्वल्स टू जीरो पर क्या होता है। डी इक्वल्स टू जीरो पर अगर आपको याद है तो डी इक्वल्स टू जीरो में मैंने बताया है रियल रूट्स होते हैं प्लस इक्वल भी होते हैं रूट्स, और इक्वल रूट्स 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं ना, 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो सर ये बिल्कुल टच कर रहे होंगे कहाँ पे, मैंने कहा एक्स एक्सिस पे, उस पॉइंट पे टच कर रहे होंगे जहाँ पे ये रूट आया। मैंने कहा हाँ तुझे याद है बच्चे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुझे याद है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये टच कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे टच कर रहे होंगे, हाँ बिल्कुल चिन्ह से, चक एकदम टच कर दिया। ठीक है ना, तो ये कौन सा रूट होगा, एक्स इक्वल्स टू अल्फा कॉमा अल्फा। कि सर अल्फा कोमा अल्फा का क्या मतलब, मैंने कहा बेटे 2 रूट हैं, 2 रूट हैं, तो 2 रूट तो अल्फा कोमा अल्फा ही बताऊंगा ना। हाँ, ये कब, ये वाला केस कब होता है, जब ए पॉजिटिव हो और ए जब नेगेटिव होगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, टचिंग वाला डाउनवर्ड पैराबोला जो कि एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, ये भी एक ही रूट है ए नेगेटिव पर। अब सर डी नेगेटिव पे बताओ, कि डी नेगेटिव पे ध्यान से देख, डी नेगेटिव पर क्या होना है कि क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हैं और दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं, दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं। अब क्योंकि दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं तो ये तो हवा में होंगे। याद है पॉलिनोमियल वाले लेक्चर में बताया था, इमेजिनरी रूट हमेशा हवा में। हवा में का मतलब यानी कि एक्स एक्सिस पर नहीं आएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे से ग्राफ निकल जाएगा, पूरा का पूरा ग्राफ। ठीक है ना, तो या तो अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा पूरा पैराबोला, और अगर ए नेगेटिव है तो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जो कि एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे होगा। अरे टच हो गया है भाई, अरे टच हो गया, एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे बनेगा। अब अगर आपको ये इतनी बेसिक वाली बात याद है, इतनी बेसिक वाली बात याद है कि एक्स एक्सिस अगर ये होती थी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होती थी, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे y हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो इसके अंदर सेम टू सेम चीज कही गई है कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर है पूरा ग्राफ, यानी कि y इसके लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के नीचे है ग्राफ तो y इसके लिए क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन पूरा नेगेटिव दे रखा है और हमेशा के लिए नेगेटिव दे रखा है, तो हम कहेंगे देखो इसके अंदर 2 केस हो जाते हैं, या तो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन पूरा पॉजिटिव दे दिया, प्योरली पॉजिटिव, या फिर हमें दे दिया क्वाड्रेटिक फंक्शन प्योरली नेगेटिव। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव दे रखा है तो उसका श्योर है, मैं श्योर हूं कि ऐसा ही ग्राफ बना होगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर ग्राफ बना होगा। और ऐसा कैसे केस में बनता है, ऐसा किस केस में बनता है कि पहली बार जब ए पॉजिटिव हो, दूसरी बार जब डी नेगेटिव हो। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन नेगेटिव है तो वो एक्स एक्सिस के नीचे ही होगा उसका ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ किस केस में बनता है, जब ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव हो और डी नेगेटिव हो। तो ये इस चीज फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो, इस चीज का स्क्रीन शॉट। ठीक है ना, क्या बात है, डॉक्टर भी है भाई, तो है ना, डॉक्टर जैसी राइटिंग भी है भाई की, तो मैंने कहा ना जॉन सीना जॉन सीना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई इसी बात पे। तो ये हमने ग्राफ सारे देख लिए कि भाई जी जब डी पॉजिटिव होगा तब ऐसा ग्राफ बनेगा, जब ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है तब ऐसा ग्राफ, डी जब जीरो है तो ऐसा ग्राफ ए पॉजिटिव पर और ए नेगेटिव पर ऐसा ग्राफ, जब डी नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव पर ऐसा ग्राफ जहाँ पे वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, और डी नेगेटिव पर ऐसा ग्राफ, ए नेगेटिव पर ऐसा ग्राफ जहाँ पे वाई हमेशा नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको, ये वाला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है बेसिकली। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि जो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो ये a होता था, इसका हमने काम समझ लिया कि a जो है वो डायरेक्शन बदलता है। सर ये जगह a जो है डायरेक्शन बदलता है, जब a पॉजिटिव होता है ऐसा ग्राफ बनता है, a नेगेटिव होता है ऐसा ग्राफ बनता है। अच्छा b जो है इसका भी हमने काम समझ लिया। पूछो कैसे समझा, कैसे समझा, कि सर ये वर्टेक्स में काम आता है ना, ये वर्टेक्स में काम आता है, माइनस बी बाई टू ए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, माइनस बी बाई टू ए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे काम आता है सर ये, मैंने सीखा है। और ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने में भी काम आता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में। अब ये c का क्या रोल है सर, ये बता दो बस। मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सी जो है ये वाई इंटरसेप्ट होता है, ये क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। अब तुझे नहीं पता होगा वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। वाई इंटरसेप्ट होता है किसका, किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये वाई इंटरसेप्ट होता है ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का बेसिकली। वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। मान लिया मेरा एक ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है ना। अब ये तो ज्यादा खतरनाक हो गया थोड़ा ग्राफ। अच्छा मान लिया कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये चीज ओरिजिन से
वहां तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे इसने वाई एक्सिस को कट किया है, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट कहलाती है। और ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, वो डिस्टेंस हमारी एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है। इसी तरह सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी होता है। यानी कि अगर हमारा पैराबोला कुछ ऐसा है तो इसका y इंटरसेप्ट होगा कि नहीं होगा कुछ, ये y इंटरसेप्ट क्या होता है, यही c होता है, यही c होता है। ये डिस्टेंस जो होती है ये c होती है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,c। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा, ये 0,c हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा हाँ सर समझ में आया, बहुत बढ़िया समझाते हो सर आप, ठीक है ना। अच्छा ये मुझे इसके इसके केस बताओगे, ऐसा ऐसा ग्राफ कब होगा? मैंने कहा सर ऐसा ग्राफ तब होगा जब आपका ए पॉजिटिव हो। मैंने कहा हाँ, ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला। अच्छा क्योंकि ये 2 बार कट कर रहा है तो इसमें डी भी आपका प्रॉपर्ली पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और क्योंकि ये वाई जो ये इसका इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, यानी कि सी भी इसका पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, तूने बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से तूने बता दिया भाई। मैं खुश हुआ, है ना, मोगैम्बो खुश हो गया एकदम। अब क्या है कि मान लिया कि मैंने आपको एक ग्राफ बनाने के लिए दिया, मान लिया मैं आपको ग्राफ दूं 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसका ग्राफ बनाना है भैया। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, ए चेक करोगे, ए 2 है जो कि पॉजिटिव है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला होना है। ये तो हमें पता चल गया अपवर्ड होना है पैराबोला। इसके बाद हम डी निकालते हैं, डी होता है हमारा b² माइनस 4ac। इस b² माइनस 4ac के अंदर हमारा जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है जो कि हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए बोले तो 2 और c बोले तो 4। ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 16 इंटू 2 32। ये कुछ आएगा भैया माइनस का 23, माइनस का 23। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा भैया ग्राफ, बिना टच किए, है ना, बिना टच या कट किए, बिना टच या कट किए। टच और कट नहीं होगा भैया इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, इमेजिनरी रूट्स हैं बिल्कुल। मैंने कहा हाँ सर इमेजिनरी रूट्स हैं इसके। अच्छा आपने ए चेक कर लिया, डी चेक कर लिया, इसके बाद आप क्या चेक करते थे भैया? सी चेक करते थे। सी इसका 4 है, 4 बोले तो पॉजिटिव, यानी कि वाई इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने का ये मतलब है सर जो ये ग्राफ ऐसा बन रहा था वो कुछ ऐसा होना चाहिए सर मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये वाई को ऊपर की तरफ काटना चाहिए, ये वाई इंटरसेप्ट इसका सी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही है। अच्छा सर पर मेरे मन में एक कंफ्यूजन है, क्या ये ऐसा ही ग्राफ पॉसिबल था? क्या इसका वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव नहीं है? इस वाले ग्राफ, अगर मैं इस पैराबोला की बात करूं जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, इसमें भी तो ए पॉजिटिव है, इसमें भी तो डी नेगेटिव है, इसमें भी तो सी पॉजिटिव है, तो देखो सर ये तो एक ही चीज, एक ही कंडीशन के 2 ग्राफ हो गए। मैंने कहा नहीं बेटा, तू फिर मिस्टेक कर गया है, फिर मिस्टेक कर गया। इनमें से एक ही ग्राफ पॉसिबल है ना। एक फंक्शन का एक ही ग्राफ होता है, एक फंक्शन की फोटो होती है ग्राफ, फोटो कैसे सेम हो सकती है भैया दो शक्लों की, ठीक है ना, दो शक्लों की फोटो कैसे सेम हो सकती है? तो देखो ग्राफ तो एक ही होगा, अब इन दोनों में से कैसे डिफर करें कि कौन सा ग्राफ है, तो ध्यान से देखो। ये इसकी वर्टेक्स, इसमें इसके अंदर वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, इसके अंदर जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। तो देखो इसके अंदर चौथा फैक्टर में मिल गया क्या, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो वर्टेक्स का। मैंने कहा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू निकालोगे तो ये आएगा माइनस 3/2 इंटू 2, बोले तो माइनस 3/4 आएगा। माइनस 3/4 क्योंकि नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ सही होगा जो नेगेटिव की तरफ है। तो देख लो, वापस से बनाने की कोशिश करते हैं। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया एक फंक्शन लो y इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 1। ये मैंने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन का मुझे ग्राफ बनाना है। इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले a देखूंगा, a मेरा 1 है, 1 बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो ऐसा ग्राफ। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरी बात मैं देखता हूँ d। अच्छा d जब मैं देखूंगा, d आएगा मेरा b² माइनस 4ac, जो कि हो जाएगा b² बोले तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a बोले तो 1 और इंटू माइनस 1, यानी कि 4 प्लस 4 8, 8 पॉजिटिव है तो 8 क्योंकि पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करेगा। आप चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी सुन सकते हो, सुबह रिकॉर्डिंग करने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए फिर हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्स को 2 बार कट करेगा। इसके बाद तीसरी चीज हम देखते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट हमारा होता है सी, सी के बराबर होता है सी, इसके अंदर -1 है तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, यानी कि वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस में 2 रास्ते जा सकती थी, या तो यहाँ से जाती तो हमारा सी जो है वो पॉजिटिव आता, और यहाँ से जाएगी तो हमारा सी नेगेटिव आएगा। देखो यही वाई इंटरसेप्ट होगा इस बार, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है भैया, इस तरह का, इस तरह का ग्राफ दिख रहा है हमारा, इस तरह का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ दिख रहा है। पर सर ये ऐसा ही ग्राफ थोड़ी हो सकता है, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेजर सेक्शन यहाँ, ऐसा इन दोनों में से एक भी ग्राफ हो सकता है। मैंने कहा हाँ, तो कैसे चेक करेंगे भैया? वर्टेक्स से चेक करेंगे। चौथी चीज हमारी वर्टेक्स, वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू होता है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 2 बाई 2 इंटू 1 बोले तो आ जाएगा 1, 1 बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो ये वाला ग्राफ होगा क्योंकि पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ये मेरा आंसर हो गया भाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आई है, जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया, जैसे हमने हर चीज करी वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है।
अब आज जो मैं अपना लास्ट टॉपिक लेना चाहता हूँ, वो लेना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने एडवांस फंक्शन वाले लेक्चर में बोला था कि हम हर फंक्शन की अलग-अलग रेंज निकाल के देखेंगे, क्योंकि सबकी रेंज अलग तरीके से, अलग टेक्नीक से निकलती है, क्योंकि सबके डोमेन अलग होते हैं और डोमेन पे डायरेक्टली रेंज अफेक्ट होती है, क्योंकि x की वैल्यूज़ डोमेन कहलाती है, y की वैल्यूज़ रेंज कहलाती है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x का, ठीक है ना? तो क्योंकि डोमेन चेंज होगा तो रेंज भी चेंज होगी। इस तरह से हमारी रेंज भी चेंज होती है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं बेसिकली? क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। ध्यान से देखो तो आपने एक चीज़ पढ़ी है पिछले लेक्चर में, एक तो होते हैं बाउंडेड फंक्शन और बाउंडेड के अंदर भी 2 तरह के फंक्शन, एक अपर बाउंडेड, एक होते हैं लोअर बाउंडेड। अब अगर आपको अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड फंक्शंस याद हैं और अगर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन के पैराबोलास को देखकर अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड की याद नहीं आई ना, तो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो भाई साहब आप। आपका रिवीजन बढ़ाओ आप, ठीक है ना? हाँ, इसको देखकर एकदम से याद आना चाहिए क्योंकि ये लोअरली बाउंडेड है। देखो, ये इस लाइन के नीचे गुज़र ही नहीं रहा, तो ये लोअर बाउंडेड फंक्शन है। इसी तरह ये अपर बाउंडेड फंक्शन है, इसको अपर से बाउंड कर रखा है। और अगर आपको याद है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लोअर बाउंडेड की जो रेंज होती है, वो होती है रेंज इज़ ऑलवेज़ y मिनिमम टू y मैक्सिमम। रेंज इज ऑलवेज y मिनिमम टू y मैक्सिमम, है ना? क्योंकि लोअर बाउंडेड फंक्शन है तो इसके वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा, जो इसके वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा, क्या वही y मिनिमम भी होगा? मैंने कहा हाँ बेटा, वही y मिनिमम भी होगा और अपर बाउंड इसका क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी भैया ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट हमें याद है कि माइनस डी बाई फोर ही होता है, कॉमा इन्फिनिटी। माइनस डी बाई फोर से इन्फिनिटी, यही इसकी रेंज हो जाएगी। अच्छा, इसकी रेंज बता दूं, इसकी रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके और यहाँ y मैक्सिमम तक जा रहा है। अब y मैक्सिमम ये वही है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर। तो इसकी रेंज हो जाएगी y बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एकदम से हाँ, यूजिंग वर्टेक्स टू फाइंड रेंज, है ना? फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रेंज इज ऑलवेज, है ना, y मिनिमम टू y मैक्सिमम। रेंज निकालने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं, ठीक है ना? इसके अंदर एक टेक्निक एओडी से निकल के आती है। एओडी मैंने आपको बता रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि एक अलग हमारा चैप्टर है, आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है ना? तो इसके अंदर से निकल के आती है एक चीज जिसको मिनिमा मैक्सिमा कहते हैं। इसके अंदर रेंज जो होती है वो होती है ग्लोबल मिनिमा से ग्लोबल मैक्सिमा तक। हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज से मतलब है, तो फॉर अपवर्ड पैराबोला या फिर हम लिखे फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, द रेंज इज माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक, और फॉर ए नेगेटिव y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए तक। क्या आपको ये चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? हाँ, और अगला लेक्चर आपका जो होने वाला है, जो कि फंक्शंस का एपिसोड 4 होने वाला है, वो होने वाला है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस पर। और मजेदार चीज, छोटा लेक्चर होगा, बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, क्योंकि इवन ऑड फंक्शन 2 मिनट में निपट जाते हैं, तो बहुत ही छोटा लेक्चर होगा। पर इवन ऑड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, समझ लेना, ठीक है ना? इसके लिए अलग लेक्चर इसीलिए डेडिकेट कर रहा हूँ। तो छोटी सी दुनिया है, जाएंगे कहाँ? फिर आपसे यहीं मिलेंगे और यहीं बार बार मुलाकातें होती रहेंगी। तो हंसते रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्पेक्ट्रम एजुकेशन चैनल। आपके डाउट्स, नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको टेलीग्राम चलाना नहीं आता तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। देखो, हमने अपना ईमेल भी दे दिया है, जो कि ये भी डिस्क्रिप्शन में है भैया, ठीक है ना? तो कर देना। चलो, आज की सभा यहीं समाप्त हुई, आपसे कल मिलते हैं।